युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 128। पुलिस वाले का इतना कहना कि उन्होंने मयंक को अरेस्ट किया है, ये सुन तो युग की आंखें फैल गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मयंक को अरेस्ट क्यों किया। युग सवाल करते हुए पूछा, क्या मतलब कि मयंक को अरेस्ट किया है? पुलिस वाले ने युग को सारी बातें बताना स्टार्ट कर दिया कि यह दोनों लड़के शरीफ इंसान के घर जाकर उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। किसके घर जाकर किया ऐसा? युग बिना पुलिस वाले की पूरी बातें सुने बोला, अग्रवाल फैमिली, केशव जी की बेटी को। ये दोनों 2 दिन से परेशान कर रहे हैं और ऊपर से उनके घर जाकर उनकी फैमिली की बदनामी। उनकी बेटी ने साफ साफ बयान दिया है कि वह इसे पहचानती नहीं है, पर इस लड़के का कहना है कि यह उससे बहुत प्यार करता है, पर लड़की तो इसे पहचानती तक नहीं है। फ़ोन पर बातें करते वक्त युग का कार मेंशन के अंदर एंटर हुआ और वह गेट पर ही कार में से बाहर उतरा और साइड में जाकर फ़ोन पर बातें करने लगा। युग पुलिस वाले से रिक्वेस्ट किया कि मयंक और उसके दोस्त को रिहा कर दे, जो भी पुलिस की फॉर्मेलिटीज़ है वह खुद कर देगा। पुलिस वाले ने युग से भी कुछ पूछताछ किया, जिसका जवाब युग ने बड़े अच्छे से दिया। उसने ये कहा कि वह अग्रवाल फैमिली उसकी रिलेटिव है और वह उनसे बात कर लेगा। पुलिस वाले ने ये भी कहा कि इन्हें छोड़ने के बाद अगर वह वापस उनके घर जाकर उन्हें परेशान किए तो इन सब की जिम्मेदारी आपको लेना होगा। युग तुरंत एग्री हो गया। वह एक्सेप्ट करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर हुआ भी तो वह खुद जिम्मेदारी लेगा। युग ने शेरा से कुछ कहा। शेरा तुरंत वकील को कॉल किया, उसे सब कुछ बताया। वकील तुरंत गुवाहाटी के कोर्ट से वकील से बात किया और वह वकील तुरंत स्टेशन जाकर मयंक और महेश दोनों को बेल करा दिया। युग ने सोचा क्यों न एक बार वह केशव जी से इस बारे में बात कर ले। अब रात काफ़ी ज़्यादा हो गया था और वे सभी सो गए होंगे। उन्हें इतनी रात को परेशान करना अच्छा नहीं लगेगा। पर थोड़ी देर के बाद उसने मयंक को कॉल लगाया। वकील के बेल दिलाने पर मयंक होटल आ गया था और उसने युग को कॉल नहीं किया, क्योंकि उसे बहुत शर्म जो आ रहा था कि उसकी वजह से युग को भी इसमें कितनी परेशानी उठाना पड़ रहा है। पर जब मयंक युग का कॉल सामने से आता देखा तो वह तुरंत रिसीव किया और माफ़ी मांगते हुए बोला, युग प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्योंकि जब पुलिस वालों ने युग को कॉल किया था तो युग को यकीन नहीं आया कि वह पुलिस वाले हैं। उसने तुरंत मयंक से बात करवाने के लिए कहा। पुलिस वाले ने कॉल स्पीकर पर रखा और मयंक को बात करने के लिए कहा। युग तो समझदार ही था, उसे तो इतना पता है कि कब और कहाँ किस तरह बातें करना चाहिए, और यह तो कॉल पुलिस वालों के तरफ से कॉल था। यह जानते हुए उसने कुछ ज़्यादा बात नहीं किया, बस मयंक का आवाज़ सुन पहचान गया कि सच में इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। पर अब युग ने साफ साफ मयंक से जो कुछ हुआ था वह सब पूछने लगा। मयंक भी कुछ नहीं छुपाया, बल्कि उसने सब कुछ डिटेल्स में युग को बताया कि वह 2 बार पीहू से मिलने उसके कॉलेज पर गया था। पीहू उसे देख बोल रही थी कि वह उसे नहीं पहचानती, यही बयान दिया है, यहाँ से जाने के लिए कहा, पर उसे कोई रिएक्ट भी नहीं कर रही है। वह आम इंसान की तरह बिहेव किए जा रही थी। मयंक ने आगे ये भी कहा कि उसे पहले लगा कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है, पर न जाने क्यों उसे देख ऐसा लगता है कि वह मेरी पीहू है ही नहीं। युग ने मयंक की बातें ध्यान से सुना और उसे कहा कि अब रात बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम अब आराम करो, कल सुबह इस बारे में बात करेंगे। इतना बोल दोनों ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद युग मेंशन के अंदर
आया और सीधे अपने कमरे में गया। अब मन्नत सो गई थी क्योंकि आज युग घर लेट आया था। युग पहले फ्रेश हुआ, नीचे आया तो सर्वेंट रोमा ने उसके लिए डिनर लगा दी। युग अकेले ही खाना खा रहा था क्योंकि शेरा ने पहले ही कॉल करके कह दिया था कि युग आज बाहर खाना नहीं खाया है। युग अपना मोबाइल टेबल पर रखकर ही नीचे आया था कि थोड़ी ही देर में उसका मोबाइल रिंग किया। पर युग नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था और उसके मोबाइल की रिंग की आवाज़ से मन्नत उठ गई और आसपास देखी तो उसे युग दिखाई नहीं दिया। पर मोबाइल तो युग का ही है, इसका मतलब युग आ गया है। मन्नत उसका मोबाइल हाथ में ले तो देखी तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव नहीं की बल्कि हाथ में लिए ही नीचे आई तो देखी युग अकेले बैठ खाना खा रहा है। मन्नत सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी कि उसकी नज़र जैसे युग पर गया तो पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि पूरे लिविंग एरिया का लाइट ऑफ था। सिर्फ डाइनिंग टेबल एरिया का लाइट ऑन था और किचन का भी, क्योंकि अंदर रोमा काम कर रही थी। एक दो सर्वेंट दिखाई दे रहे थे जो नाइट में जगे रहते हैं। मन्नत मन ही मन सोचने लगी कि युग को किस चीज़ की कमी है। किसी चीज़ की कमी तो नहीं, फिर भी ऐसा वक्त आता है कि वह टाइम पर खाना नहीं खा पाता। वह दिन भर सबके लिए काम करता है पर रात में अकेले खाना खा रहा है। यह देख मन्नत का दिल भर आया और वह तेजी से चलते हुए युग के पास गई और पीछे से उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रख प्यार से बोली, युग, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? मन्नत का आवाज़ सुन और उसके हाथ का टच महसूस होते युग ने तुरंत नज़र उठा कर देख वह भी प्यार से बोला, तुम उठ कैसे गई? तुम तो सोई थी ना? मन्नत युग के पास वाले चेयर पर बैठी और अपने दोनों हाथ गालों पर रख उसे देखने लगी। आज मन्नत को मन ही मन युग को देख दया आ रहा था। वह अंदर ही अंदर कहीं न कहीं दर्द से तड़प गई। मन्नत कुछ बोल पाती उससे पहले ही युग बोला, खाना खाया तुमने? कुछ खाओगी? मन्नत तो कुछ घंटे पहले ही खाना खाई थी, उसे भूख बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ, थोड़ा सा खाऊंगी। वैसे मेरा पेट भरा हुआ है पर तुम पूछ रहे हो इसलिए खा रही हूँ। और हाँ, अपने हाथों से ही खिला दो, मैं हाथ धोने नहीं जाने वाली। ये सुन युग मुस्कुराया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। बीच बीच में मन्नत थोड़ा थोड़ा सा खा रही थी। मन्नत युग से नाराज़ होते हुए बोली, अगर अगली बार तुम्हें आने में लेट होगा तो मुझे कॉल कर देना, फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। मन्नत का इतना कहना कि युग को बहुत अच्छा लगा, पर उसका रूल था कि अगर उसे आने में लेट होगा तो कोई घर वाले उसका इंतज़ार नहीं करेंगे। युग कभी भी अपनी दादी माँ या कोई भी हो उन्हें खुद का इंतज़ार करने नहीं देता था और हर कोई दादी के वजह से बहुत जल्दी खाना खा लेते थे। और युग को जब भी लेट होता था वह शेरा घर पर इन्फॉर्म कर देता कि आज युग सर को घर आने में लेट होगा, इसलिए सबने पहले ही खाना खा लिया। अगर युग का मोबाइल कमरे में न होता और उसका मोबाइल की रिंग की आवाज़ मन्नत न सुनती तो मन्नत थोड़ी न उठती। उसे तो आज भी पता नहीं चलता कि युग इस घर और लोगों के लिए कितना मेहनत करता है। वैसे मन्नत तो बहुत समझदार थी, पर जब वह अपनी आँखों से कोई चीज़ देखती ही तभी उसे यकीन होता था। जैसे कि आज उसने युग को अकेले खाना खाते देख, वह भी ऊपर से इतनी रात को, तो उसको कहीं न कहीं इस बात का तकलीफ़ हुआ। दोनों खाना खाने के बाद कमरे में आए तो अब मन्नत को नींद नहीं आ रहा था। दोनों बेड पर लेट गए। दोनों ही बहुत प्यार भरी बातें कर रहे थे। दोनों एकदम करीब थे। दोनों का चेहरा आमने सामने था,
मन्नत अपना एक हाथ युग के बियर्ड में फेरते हुए बोली, युग, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने के बाद तुम्हारा प्यार कम तो नहीं होगा ना? मेरा मतलब कि मैं थोड़ी सी मोटी मोटी हो जाऊंगी। मन्नत का सवाल सुन युग तो अपनी आंखें सिकुड़ा लिया और अपना चेहरा उसके करीब करते हुए उसके होठों पर हल्का किस किया और बोला, मोटी हो जाओ, पांडा हो जाओ, जो भी हो जाओ, तुम मेरे लिए मेरी मन्नत ही रहोगी। रही बात प्यार की तो तुम्हारे शरीर, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सांसें सबसे प्यार करता हूँ। और तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो तो तुम्हारा वैल्यू मेरी नज़रों में सबसे ऊपर है। युग जैसे जैसे बोलते जा रहा था, मन्नत वैसे वैसे मुस्कुराते जा रही थी और तुरंत उसके गाल, नाक, होठ हर जगह पे किस करते हुए प्यार से बोली, पता है मुझे, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। उसकी बातें सुन युग भी हंस दिया और कुछ देर यूं ही दोनों इसी तरह बातें करते रहे। मन्नत सो नहीं रही थी और युग उसे सुलाने लगा क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुका था, पर मन्नत के तो सवाल ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। बहुत देर से ही सही पर दोनों सो गए। अगली सुबह मेहता बंगलो। सुबह नैना अपने टाइम पर उठकर रेडी होकर नीचे आ गई। सर्वेंट कदम के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। सुबह के 8:30 बज रहे थे तभी बंगले के सामने एक कार आकर रुका। उसमें से अमन बाहर निकला और तेजी से चलते हुए बंगले के अंदर आया। नारायण जी तो लिविंग एरिया में बैठे थे। पहले उन्हें नमस्ते किया, उसके बाद रेहान के बारे में पूछने लगा कि तब तक नैना भी किचन में से बाहर निकली। नैना को देख अमन ने उसे भी गुड मॉर्निंग विश किया। नैना तो अच्छे से अमन को जानती थी क्योंकि अमन का स्वभाव सच में बहुत अच्छा है। नैना को देख नारायण जी बोले, नैना बहू, किसी को भेज दो, रेहान को बुला कर लाए। नैना ने एक नज़र सर्वेंट कदम के तरफ देखी और उन्हें कहा कि जाए रेहान सर को बुला कर लाए। सर्वेंट कदम तुरंत तेजी से गया और रेहान के कमरे का दरवाज़ा बजाया, पर रेहान का आवाज़ नहीं आया। दरवाज़ा जिसकी वजह से वह समझ गया कि रेहान नहा रहा होगा। वह तुरंत नीचे आया और बताया कि साहब अभी नहा रहे हैं। नारायण जी ने अमन को बैठने के लिए कहा, पर वह बहुत गड़बड़ी में ऑफिस से डायरेक्ट घर आया था क्योंकि उसे बहुत अर्जेंट काम था रेहान से। अमन नारायण जी को सॉरी बोला। उसने आगे कहा कि कभी फुर्सत से आएगा क्योंकि आज उसे यह फाइल लेकर बैंक जाना है। उसे रेहान सर का अर्जेंट में सिग्नेचर चाहिए। नारायण जी ने नैना की तरफ देख बोले, नैना बहू, तुम फाइल लेकर जाओ, रेहान को कह दो इस पर सिग्नेचर करे। नैना ने हाँ में सिर हिला दिए और अमन के हाथ से फाइल ले कमरे में पहुंची। पहले अपनी नज़र उसने चारों तरफ घुमाई पर उसे रेहान कहीं नज़र नहीं आया। बालकनी का तो दरवाज़ा पहले से ही बंद था। नैना तुरंत वॉशरूम के पास गई और दरवाज़ा खटखटाई। अंदर शावर ऑन होने की वजह से रेहान को सुनाई नहीं दिया। रेहान कुछ बोल नहीं रहा। यह देख नैना दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी और साथ ही साथ में आवाज़ भी दे रही थी। नैना का आवाज़ जैसे रेहान के कान में गया तो वह तुरंत शावर बंद किया और अंदर से नहाते हुए बोला, बोलो। बाहर से नैना बोली, रेहान सर, दरवाज़ा जल्दी खोलो, इट इज़ अर्जेंट। नैना का इतना कहना कि अर्जेंट रेहान सोच में पड़ गया क्योंकि नैना कभी उसे इस तरह बोलती नहीं है और नहाते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। रेहान ने तुरंत दरवाज़ा खोला। नैना की नज़र जैसे रेहान पर गया क्योंकि वह पूरी तरह भीगा हुआ था और उसके शरीर पर मात्र अंडरवियर ही था और भीगने की वजह से उसकी बॉडी का शेप साफ साफ दिख रहा था। नैना तो उसे इस रूप में देख शर्मा गई। वह किस काम के लिए आई थी अब उसे याद नहीं रहा, वह भूल ही गई। उसे शर्माता देख रेहान बोला, क्या मुझे देखने आई हो तुम, इसलिए अर्जेंट दरवाज़ा खोलने के लिए कहा?
रेहान का इस तरह से कहना कि नैना शर्माते हुए अटक अटक के बोलने लगी। रेहान सर, वह नीचे अमन जी आए हुए हैं, उन्होंने ये फाइल दिया है, कहा है कि अर्जेंट आपका सिग्नेचर चाहिए। ये सुनते रेहान बोला, उन्हें कह दो थोड़ी देर और रुके, मैं नीचे आ रहा हूँ। इतना बोल रेहान दरवाज़ा बंद कर पाता कि उसके पहले नैना बोली, रेहान सर बहुत अर्जेंट है, आप जल्दी से सिग्नेचर कर दीजिए, 1 सेकंड का तो काम है। नैना का इतना कहना कि रेहान उसे घूरते हुए देखने लगा और बोला, तुम्हें अगर ऐसी फाइल दे दिया जाए तो तुम क्या आंखें बंद करके सिग्नेचर करोगी ना? यही फ़र्क है, मैं बिना फाइल चेक किए सिग्नेचर नहीं करता। नैना बोली, अच्छा ठीक है, चेक कर लीजिए पर जल्दी से सिग्नेचर करके दीजिए। अंदर आ जाओ, रेहान बोला। क्या? नैना रिएक्ट करते देख रेहान बोला, तुम्हें क्या लगता है इस हाल में मैं बाहर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें सिग्नेचर चाहिए तो तुम अंदर आ जाओ। नैना तो जानती थी कि रेहान एक नंबर का जिद्दी है, वह थोड़ी ना सुनेगा। वह अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में पकड़ वॉशरूम के अंदर चली गई। नैना फाइल रेहान के तरफ बढ़ाई। नहाने की वजह से रेहान पूरा गीला था, तो वह साइड से टॉवेल लिया और अपना हाथ पोंछा और हाथ आगे बढ़ाया क्योंकि उसे पेन चाहिए था सिग्नेचर करने के लिए। पर नैना फाइल लेकर आई, पेन तो वह लेकर ही नहीं आई। नैना की नज़रें नीचे झुकी थी, पर रेहान का हाथ देख वह उसके तरफ देखी तो रेहान हाथों से इशारा किया कि उसे पेन चाहिए सिग्नेचर के लिए। नैना बिना कुछ बोले वॉशरूम से बाहर निकली और ड्रावर खोल उसमें से पेन ले जल्दी से वॉशरूम में पहुंची और रेहान को पेन दिए। तब तक रेहान फाइल ओपन करके अच्छे से वेरीफाई कर लिया। नैना ने रेहान को जैसे पेन दी तो वह तुरंत उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किया। उसके बाद वह ओपन फाइल नैना की तरफ बढ़ाया और पेन भी। नैना ने उसके हाथ से फाइल ली और बंद कर उसके हाथ से पेन ले जैसे जाने को हुई कि वह जा पाती कि रेहान बोल पड़ा, नैना उस पर सिग्नेचर करो। नैना उसकी बातों को ठीक से समझी नहीं कि रेहान ने उसे क्या करने के लिए कहा। वह तुरंत पूछी, क्या कहा आपने? उस डॉक्यूमेंट पर तुम सिग्नेचर करो, रेहान तुरंत बोला। मैं और सिग्नेचर? नैना अजीब सा चेहरे का एक्सप्रेशन देते हुए बोली। रेहान बोला, हाँ तुम। यहाँ कोई और है जिसे मैं कह रहा हूँ सिग्नेचर करने के लिए? नैना ने वह फाइल ओपन की तो सचमुच जहाँ रेहान सिग्नेचर किया था बगल में उसका नाम बड़े में प्रिंट किया हुआ था। तो उसने ऊपर का हेडलाइंस पढ़ी, तब जाकर उसे समझ में आया कि वह किसी होटल की ऑनर बनी है, पर वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। रेहान के सामने उसे पढ़ने में भी झिझक आ रहा था। नैना ने रेहान से सवाल करते हुए पूछा, क्या है ये होटल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरे सिग्नेचर? नैना को सचमुच समझ में नहीं आ रहा था और वह रेहान के सामने ठीक तरह से पढ़ भी नहीं पा रही थी। तो रेहान उसका मजाक बनाते हुए बोला, पढ़ने लिखने आता है ना तुम्हें? रेहान का इतना कहना कि नैना घूरते हुए देखने लगी। उसे गुस्सा आया कि रेहान उसका मजाक बना रहा है कि उसे पढ़ने लिखने नहीं आता। पर अब नैना जवाब देने में एक्सपर्ट हो गई थी और वह बिना बोले चुप कैसे रह सकती है भला। नैना बोली, हाँ सही कहा आपने, मुझे तो बिल्कुल भी पढ़ने लिखने आता ही नहीं है, तो मैं कैसे सिग्नेचर करूँगी? और आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि किसी भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे बताइए पहले कि ये पेपर पर क्या लिखा है। मैंने पेपर चेक किया है, तुम सिग्नेचर कर दो। और अगर तुम्हें सब कुछ जानना ही है तो जाओ नीचे, अमन तुम्हें अच्छे से समझा देगा, अभी मुझे नहाने दो। नैना बोली, पर यह है क्या और मैं क्यों सिग्नेचर करूं? उसकी बातें सुन रेहान टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम्हें यहाँ रुकने में मज़ा आ रहा है, तो ठीक है रुको, मैं तब तक नहा लेता हूँ।
रेहान इतना बोल शावर ऑन कर दिया और खुद शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर ऑन होते ही रेहान नहाने लगा। वह अपना हाथ अपने शरीर पर फेर रहा था जिससे पानी के छींटे नैना के चेहरे पर उड़ रहे थे और वह तुरंत मुंह बनाते हुए वॉशरूम से बाहर निकली। उसे शर्म आया कि अभी अभी रेहान उसे बोला कि अगर उसे देखने में मज़ा आ रहा है तो यहीं रुके। नैना बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली और नीचे लिविंग एरिया में आ गई। नीचे आते ही वह बगैर सिग्नेचर किए अमन को फाइल दे दी। अमन के हाथ में फाइल ले पेज टर्न किया और सिग्नेचर चेक करने लगा तो देखा नैना के सिग्नेचर नहीं है। तो वह तुरंत नैना की तरफ देख बोला, नैना मैडम, सर ने आपको सिग्नेचर करने के लिए कहा होगा ना। अमन का इतना कहना कि नैना अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ, पर मुझे ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है, यह होटल के डॉक्यूमेंट्स पर मेरा सिग्नेचर। नैना रुक रुक के बोल रही थी, जो सुन अमन मुस्कुराया और बोला, मैडम, सिल्वर होटल यह मुंबई के थोड़ा बाहर साइड में सर ने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर इसकी ऑनर आप हैं, जिस पर आपका सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी है। और यह फाइल लेकर मैं बैंक जा रहा हूँ, जिसका काम आज से ही शुरू होने वाला है। अमन का इतना कहना कि होटल का स्टार्टअप चालू हो रहा है और उसकी ऑनर नैना है। ये सुन नैना तो अपनी आंखें एकदम छोटी कर लिए और उसके माथे पर लकीरें बन गई। वह समझ नहीं पा रही कि रेहान ने उसे इस होटल का ऑनर बनाया, पर क्यों, क्या ज़रूरत है। वहीं पास में नारायण जी बैठे थे और वह मुस्कुराते हुए बोले, नैना, कर दो सिग्नेचर, अमन कब से खड़ा है, उसे बैंक पर भी जाना है। नारायण जी की आवाज़ सुन तो नैना उनके तरफ देखी और बोली, पापा जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं इस पर क्यों सिग्नेचर करूं, मुझे क्यों इसका ऑनर बनाया गया है। नारायण जी बोले, नैना बहू, रेहान और मेरी बात पहले ही हो गई थी। मैंने उसे कहा था तुम्हें बता दे, पर उसने तुम्हें बताया नहीं रहेगा। कोई नहीं, देर से ही पता तो चल गया ना तुम्हें, इस होटल की मालकिन तुम हो। नारायण जी के मुंह से जैसे सुनी कि उसे उस होटल का मालकिन बनाया गया है। उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, पर क्यों, क्या ज़रूरत है। नैना उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं कर रही थी, जो देख नारायण जी से वापस बोली, पापा जी, मुझे एक बार रेहान जी से बात करना है। नैना का इतना कहना कि नारायण जी बोले, नैना बहू, रेहान ने तुम्हें खुद इस होटल का मालकिन बनाया है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं। नैना तुरंत बोली, नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर मैं एक बार रेहान जी से बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ पापा जी, उसके बाद मैं सिग्नेचर कर दूँगी। नारायण जी हल्की मुस्कान चेहरे पर रखते हुए बोले, जैसा तुम्हें ठीक लगे बहू, वैसा करो। आगे चलकर तुम्हें और रेहान को ही घर संसार संभालना है, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो। रेहान अभी तक नीचे नहीं आया था। तब तक नैना ने अमन को चाय और नाश्ता दिया और नारायण जी को भी दिए। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। थोड़ी देर बाद रेहान तैयार होकर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। अमन को देखा। अमन तुरंत खड़ा हुआ तो रेहान उंगली दिखाकर उसे बैठने के लिए कहा, क्योंकि वह नाश्ता कर रहा था। रेहान डाइनिंग टेबल के पास आया, चेयर आगे खींचकर बैठ गया। रेहान अमन की तरफ देख कहा, इतना जल्दी जल्दी तुमने पेपर सिग्नेचर करवाया, थोड़ी देर और रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता, मैं नीचे ही आ रहा था ना। यह सुनते ही अमन बोला, रेहान सर, आपने तो सिग्नेचर कर दिया, पर नैना मैडम ने अभी तक नहीं किया, उन्हें आपसे बात करना है। उतने में नैना हाथ में कॉफ़ी का मग लेकर किचन से बाहर आई। रेहान के सामने कॉफ़ी रखी। रेहान नैना को ही देख रहा था कि उसने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए। रेहान अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ कोहनी टेबल के सहारे टिका दिया। नैना से बोला, सिग्नेचर क्यों नहीं किया तुमने अभी तक। नैना अपने
हाथों को आपस में उलझाते हुए रेहान को देख बोली, रेहान सर, मुझे आपसे बात करना है। नैना ने जल्दबाजी में रेहान सर बोल दी। बोलने के बावजूद भी उसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि नारायण जी और अमन की नज़र उस पर ही है। वैसे तो वह किसी के सामने सर नहीं बोला करती थी, पर आज गलती से उसकी जुबान से निकल गया। नारायण जी और अमन का एक ही रिएक्शन था कि नैना रेहान को सर कहती है। अमन तो कुछ नहीं बोला और ना ही बोल सकता है, पर नारायण जी क्यों चुप रहेंगे। उन्होंने तुरंत नैना से कहा, नैना बहू, तुम रेहान को सर क्यों कह रही हो? नारायण जी ने जैसे ये कहा कि नैना सकपका गई और उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ कि जल्दबाजी में उसने क्या कह गई। वह लड़खड़ाती हुई जुबान से शब्द ढूंढ रही थी कि वह क्या बोले। वह कुछ कह पाती कि उसके पहले ही रेहान ने उसे बचाते हुए कहा, डैड, मैंने नैना को सिग्नेचर करने के लिए डॉक्यूमेंट दिए ना, इसीलिए वह मुझे जानबूझकर सर कह रही है। जस्ट चिल। रेहान का इतना कहना कि नारायण जी और अमन दोनों को यकीन हो गया कि नैना ने जानबूझकर रेहान को परेशान करने के लिए बोली होगी, और रेहान नैना के तरफ देख आगे बोला, तो बोलो, तुम्हें क्या बात करना है? रेहान का इतना कहना कि नारायण जी बोले, रेहान बेटा, अंदर जाकर बातें करो। यह कैसी आदत है? बहू को कुछ इम्पोर्टेंट बात करना होगा, इसीलिए तो तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी। रेहान ने जवाब नहीं दिया, बल्कि वह सीधे अपने कमरे में आया। उसके पीछे नैना भी आई। आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दी। रेहान अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले खड़ा था। उसका चेहरा नैना की तरफ नहीं था, क्योंकि नैना उसके पीछे खड़ी थी। बोलो, रेहान वैसे ही खड़े कहा। रेहान सर। नैना ने बोलना स्टार्ट की होगी कि रेहान ने उसे बीच में टोका। रेहान एकदम उसके करीब आकर आंखें दिखाते हुए बोला, नैना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे सर मत बोला करो, फिर भी तुम बोलती हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी। डैड और अमन के सामने तुम मुझे सर बोल रही हो। डैड क्या सोचते होंगे? हमारे बीच में सर और एम्प्लॉय का रिश्ता है। रेहान नैना के एकदम करीब था। वहीं नैना हिचकिचाते हुए बोली, सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। रेहान तुरंत उसके कमर पर अपना हाथ रख दिया और उसे एकदम अपने करीब किया। उसने पहली दफ़ा ऐसी हरकत किया था जिससे तो नैना दंग हो गई, क्योंकि आजकल रेहान हरकतें कर ही कुछ ऐसा रहा था। नैना साड़ी पहनी थी जिससे उसकी कमर खुली थी, और रेहान का हाथ उसकी खुली कमर पर ही था। यह एहसास ही एकदम अलग फील करा रहा था। नैना तुरंत अपनी नज़रें चुराती हुई बचने की कोशिश करने लगी और साथ ही साथ में बोले जा रही थी, सच कह रही हूँ, अब किसी के सामने नहीं कहूँगी। यह सुन रेहान बोला, किसी और के सामने तो बोलना भी मत, और रही बात मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत बोलना, वरना क्या? नैना एकदम स्लो आवाज़ में बोली, जो कि रेहान ने अच्छे से सुना। रेहान टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम अब मेरे सामने मुझे सर बोलकर दिखाओ तो अभी कुछ नहीं, उसी टाइम तुम्हें बताऊंगा। रेहान तुरंत उसकी कमर को छोड़ा और पेपर की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी से इन पे साइन करो। नैना को साइन के बारे में ही तो रेहान से बात करना था, पर यहाँ सीन ही कुछ और चालू हो गया। नैना तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए रेहान से बोली, पापा जी कह रहे थे कि इस होटल की मालकिन मैं हूँ। मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं इन पेपर पर साइन नहीं कर सकती। नैना ने साफ साफ सिग्नेचर करने से मना कर दी। रेहान ने वापस अपने दोनों हाथ जेब में डाला और अपने एटीट्यूड में बोला, मुझे पता है तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और तुम लेना भी नहीं चाहती, पर मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे हिस्से में यह प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ और तुम्हें सिग्नेचर भी करना होगा। आई बात समझ में?
अगर बात समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब चलो बिना देरी किए पेपर पे सिग्नेचर करो। पर रेहान नैना सर शब्द बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि अभी अभी रेहान ने उसे अच्छी खासी धमकी दिया था। नैना को कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवाना चाहती थी, पर रेहान तो उसके पीछे पड़ गया। नैना कभी रेहान को तो कभी हाथ में पकड़े फाइल को देख रही थी, तो वहीं रेहान कोल्ड वाइज में बोला, नैना तुम सिर्फ अकेली इस होटल की ऑनर नहीं हो। जब यह प्रॉपर्टी मैंने लिया था तब इसका ऑनर मैं था, पर अब से मैं अपनी वाइफ को बना रहा हूँ। तो अब चुपचाप इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करो। अमन को लेट हो रहा है, उसे बैंक में जाना है ताकि काम जल्द से जल्द स्टार्ट हो। रेहान के मुंह से लास्ट वाला शब्द जैसे नैना के कान में गया कि वह अपनी वाइफ को ऑनर बना रहा है। यह लाइन इतना उसे अंदर से सुकून दे रहा था, मानो वर्षों की उसे तलाश थी। नैना तो तुरंत अपने पुराने दिनों को याद करने लगी, जब वो रेहान से शादी की थी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वही रेहान है जो औरतों से इतनी नफरत करता था। शादी होने के बाद दूसरे कमरे में सोता था, पर आजकल तो वह उसके साथ मजाक भी करता है, उसके साथ एक कमरे में एक ही बेड पर सोता है। नैना इस बात से खुश थी कि रेहान उसे अपनी वाइफ होने का दर्जा देने लगा है, क्योंकि उसने रेहान को जिस तरह से जानती थी, उसे नहीं लगा था कि कभी ऐसे दिन देख सकती है। आज वह उसे अपनी बराबरी का हिस्सा दे रहा है। नैना नज़र उठाकर भी रेहान की तरफ नहीं देखी, बल्कि वह जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर दी। सिग्नेचर करते ही रेहान के तरफ फाइल बढ़ा दी। रेहान हल्का मुस्कुराया और उसके हाथ से फाइल ले कमरे से बाहर निकला। उसके पीछे नैना भी मुस्कुराते हुए निकली। वह सच में अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि रेहान के मुंह से उसे जो सुनना था, जो कि उसने सुन लिया। रेहान नीचे आते ही फाइल अमन के हाथ में दिया और उसे अच्छे से समझा दिया। रेहान ने फाइल लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद तीनों बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। दूसरी तरफ बजाज मेंशन युग रेडी हो गया था। वहीं मन्नत नहाकर बाहर आई और वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो रेडी हो रही थी कि तभी उसका मोबाइल रिंग किया और मन्नत अपना मोबाइल हाथ में ले देखी तो उसके पापा का कॉल आ रहा था। वह एक हाथ से मोबाइल रिसीव की तो दूसरे हाथ से वह अपने बालों को संवार रही थी। मन्नत ने पहले उन्हें नमस्ते की बदले में केशव जी ने उसे आशीर्वाद दिया, पर उनके आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वह बहुत परेशान है। मन्नत तुरंत उनसे पूछने लगी। केशव जी ने बताना चालू किया, मन्नत बेटी, मयंक ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचा है। पता नहीं उसे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। मैं तो कल से बहुत परेशान हो गया हूँ। उसे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? यह बात तो सिर्फ तुम्हें और युग को ही पता है, तो उसे कैसे पता चल गया? कहीं उसने हमारी रिकॉर्डिंग से पता तो नहीं लगाया ना? मयंक का नाम सुन तो मन्नत की आंखें फैल गई, और वह तो अच्छे से जानती थी कि युग ने मयंक को एड्रेस बताया, पर उसे इस वक्त पीहू का याद आया और वह परेशान होते हुए बोली, पापा पीहू कहाँ है? वह कैसी है? उसने कुछ। मन्नत इस वक्त क्या सोच रही थी केशव जी अच्छे से समझ गए और वह उसे समझाते हुए बोले, पीहू बिल्कुल ठीक है बेटी। मुझे भी डर था कहीं मयंक को देखते ही परेशान ना हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पीहू तो उसे देखकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि उसने डायरेक्ट उसे पहचानने से मना कर दी। सुबह सुबह मन्नत मयंक का नाम सुन परेशान हो गई। उसे युग पर गुस्सा आने लगा कि युग ने एड्रेस क्यों बताया। अगर बताया भी तो मयंक को इस तरह तुरंत वहाँ नहीं जाना चाहिए था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़।